नमस्कार आप सभी को। आपको पता होगा आज से आपके कुछ टारगेट दिए गए थे और जो लक्ष्य दिए गए थे साप्ताहिक आपको एक प्रोग्राम शेयर कर दिया गया था कि किस प्रकार से आपकी जो 68वीं प्रीलिम्स को लेकर जो कक्षाएं हैं वो किस प्रकार से आएंगी। और उसमें आपको बताया गया था कि हम 3 विषयों को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी इस कक्षा में सप्ताह में 3 विषयों को देखेंगे जो कि हमारे पिलर हैं, जिनमें बिहार राज्य विशेष की चर्चा होगी, इतिहास की चर्चा होगी और बिहार राज्य विशेष इतिहास के साथ साथ तीसरा जो विषय इसमें था वो सामान्य विज्ञान था। करंट अफेयर्स की चर्चा जो है वो रात्रि 11 बजे हो रही है, तो रात्रि 11 बजे जुड़ना है। तो हमारे जो पिलर हैं, हमारे एग्जाम के आप कह सकते हो जो आधार हैं 4 विषय, उन 4 विषयों को लगातार हम देख रहे हैं। और आपको पता होगा, यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि टॉपिक वाइज अब हम आपको टारगेट दे रहे हैं और सिर्फ उसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, यदि हम बात करें तो जैसे आप देख रहे होगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपकी परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न बने हैं, ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही इसी प्रवृत्ति के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके चीजों की शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की और उसके बाद जो प्रश्न है वो है वैदिक काल से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रागैतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, आद्र ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। 4 विकल्प यहाँ पे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। आपको पता होगा कि सैंधो सभ्यता के लिए 3 नाम प्रयोग किए जाते हैं। पहला सिंधु सभ्यता नाम प्रयोग किया जाता है, दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता प्रयोग किया जाता है और तीसरा नाम प्रयोग किया जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता को 3 नामों से पुकारा जाता है, 3 नामों से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता को जो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि इसका जो समय काल बताया जाता है, प्रमुख रूप से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिक्र है, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य है यदि हम बात करें वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का जो काल था, इसको हम सैंधो सभ्यता के नाम से जानते हैं और यही सबसे प्रमाणिक भी है। अलग अलग पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो अलग अलग समय काल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि है क्या। तो याद रखिएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक आद्र ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता थी। किससे संबंधित थी? आद्र ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता थी। आद्र ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेखन कला इस समय काल की देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है इसीलिए इसको आद्र ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 15 से 20 सेकंड के समय दिए जाएंगे और उसी समय में आपको इसका जवाब देना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी आपको बताना है। चलो बताइएगा, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये गैर आर्य थी, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, गैर आर्य सभ्यता यह क्यों थी आपको बताना है। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधो सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3 स्थान हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से जो जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के स्थानों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध।
ठीक है, पंजाब यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के पंजाब की। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो पाकिस्तान के स्थल हैं वो 3 जगहों पे देखे जाते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इन 3 स्थानों पर देखे जाते हैं। इसी तरह से भारत के स्थानों की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है पंजाब आपका हो गया, भारत में यदि हम बात करें पंजाब आपका हो गया, राजस्थान आपका हो गया, गुजरात आपका हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान आपका राज्य हो गया, गुजरात आपका हो गया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों में भी देखने को मिलता है। तो भारत में यदि हम बात करें तो इसके जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं या आप कह सकते हो इसका जो विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पाकिस्तान के संदर्भ में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में ये देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यह गैर आर्य थी। क्योंकि आप जानते हैं आर्य सभ्यता की जब आप बात करते हो तो आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये आर्य सभ्यता से भिन्न है किस संदर्भ में? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता है, इसलिए ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ बोला जा रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चलिए बताइएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपको बताना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखो, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जिसको आप बोलते हो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी बनते हैं कि संबंधित स्थानों की खोज किसने की। आप इस प्रश्न पे विचार करिए, ठीक है। संबंधित स्थानों का खोज किसने किया? तो जैसे हड़प्पा की बात जब आती है, ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी का नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। और दूसरा जो अक्सर पूछा जाता है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करें कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, तो राखाल दास बनर्जी का नाम आता है, ठीक है, राखाल दास बनर्जी का नाम आता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदाड़ो के बारे में कि इनकी खोज किसने की थी, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य की। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं यदि हम उसकी बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृति में ही देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताया जाता था कि चांदी जो मिलती थी वो राजस्थान से मिलती थी। राजस्थान की जावर की खानें और अजमेर के पास जो खानें थी वहाँ से चांदी पर्याप्त मात्रा में जो है इस समय काल में जो है उसका खनन किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, आपको बताना है। चले बताएगा, हड़प्पा में किस रंग का प्रयोग हुआ है? देखो, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में यदि हम बात करें तो आपको पता होगा पैर से चालित जो चाक थे उनका प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता की जब परिपक्व अवस्था में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हाथ से जो चाक थे उनका प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और डिजाइन के आधार पर यदि हम इन बर्तनों की श्रेणियों की बात करें तो इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की और दूसरी थी चित्रित मृद भाड़ की, ठीक है। और मृद भाड़ों को बनाने के लिए यदि हम बात करें तो मिट्टी के रेत का मिश्रण प्रयोग किया जाता था जिसको पकाने पर वह हल्के भूरे लाल रंग का हो जाता था और मृद भाड़ों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई भी कर दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, बताएं। देखो, इसमें विशेष रूप से लाल रंग का उपयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी हड़प्पा सभ्यता में, ये आपको बताना है। देखो बात हो रही है जुते हुए खेत की, ठीक है, बात क्या हो रही है? जुते हुए खेत की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब बात हो रही है जुते हुए खेत की, सबसे पहला फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मिला था। ये मिला था कालीबंगा से, ठीक है। और कालीबंगा की जब बात करते हैं तो कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और आप जानते हो कल भूकंप आया भी था दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में, और नेपाल भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तो इन क्षेत्रों में भूकंप कल देखने को भी मिला है। तो भूकंप के साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य, इसके साथ साथ ईंटें, विशेष रूप से कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें भी यहीं से मिली हैं। कच्ची ईंटों का जो प्रयोग किया गया है कालीबंगा में वो भवन निर्माण में किया गया है, और पक्की ईंटों का जो प्रयोग कालीबंगा में किया गया है वो नालियों के निर्माण में किया गया है। तो ईंटों का जो साक्ष्य मिला है वो भी कालीबंगा से, भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, और इसके साथ साथ सेल खड़ी की जो मुहरें थी उसकी भी प्राप्ति कालीबंगा से हुई है। तो कालीबंगा से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा तो ये फैक्ट आपके तैयार भी होंगे, क्योंकि टॉपिक पहले बताए जा चुके हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि आप इसको पढ़कर आए हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। याद रखिएगा, जो भी छात्र हमारे साथ रेगुलर हैं अनिवार्य रूप से आपको लास्ट में यह भी बताना है, क्योंकि टॉपिक पहले आपको बता दिया गया, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत विशेष आप कह सकते हो कठिन तो था नहीं है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं। सोर्स भी मैंने बता दिया था कहाँ से पढ़ना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो सबसे पहले अभी हमने बात किया कालीबंगा की, तो वही प्रश्न है, सिर्फ भाषा बदल दी गई है। अब यदि आपसे पूछ लूं मैं कि कालीबंगा ये जो स्थान है ये पड़ता कहाँ पे है, आज के किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और राजस्थान के कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जहां पे पड़ता है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान के कालीबंगा पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक स्थान आज के किस राज्य से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है, ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो सूचियां हैं, दोनों को मिलान करना है, ठीक है। एक में कुछ स्थलों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं। कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है संबंधित स्थल किस नदी से संबंधित है या किस नदी के तट पर है, तो बताएं। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब। देखो यहां पे पहला दिया है हड़प्पा, पहला जो आप देख रहे हो वो दिया है आपका हड़प्पा, दूसरा है हस्तिनापुर, तीसरा है नागार्जुन कोंडा और चौथा है पैठन। चलो बताएं। देखो कोई तो आपको पता होगा, कम से कम एक यदि आपको पता होगा तो भी आप आसानी से जवाब निकाल सकते हो। हड़प्पा सबको पता है, आप शुरुआत करते हो यहीं से, तो कम से कम ये तो पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के तट से संबंधित है। और जैसे ही आपने रावी नदी की बात की तो मतलब आपका जवाब निकल कर आ गया कि आपका बी उत्तर सही होगा, क्योंकि अन्य में जो है ये विकल्प है ही नहीं, ए का दूसरे से मिलान अन्य किसी में है नहीं, तो आपको आंख मूंद कर टिक कर देना है। यदि हम ऐसे देख लें तो हस्तिनापुर गंगा के किनारे, ठीक है, मतलब बी का तीसरा। नागार्जुन कोंडा की बात करें तो नागार्जुन कोंडा आपको कृष्णा के किनारे, पैठन की बात करें तो गोदावरी के किनारे। तो इस तरह से आपको ये जवाब निकालना था। तो ये जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं ना, ज़्यादातर प्रश्न बहुत ही आसान प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि यदि आपको एक दो के बारे में पता है तो ज़्यादातर आप जवाब निकाल लेते हो। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और साथ ही साथ संबंधित राज्यों के नाम दिए हैं कि इनमें से कौन सा किस राज्य में पड़ता है।
कुछ सिंधु सभ्यता के स्थलों का जिक्र यहाँ पे किया गया है और कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल किस राज्य में है, आपको मिलान करना है। चलिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो तुरंत आपका जवाब निकल जाएगा। चलें बताएं, फास्ट जवाब, सभी को जवाब देना है। देखो यहां पे यदि हम बात करें, सबसे पहले अभी कालीबंगा हमने देखा था, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता था मान लेते हैं पहले से, लेकिन अभी हमने कालीबंगा देखा था कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। तो कालीबंगा मतलब संबंधित किससे है? राजस्थान से। चलिए भाई सी का पहला देख लेते हैं, और जैसे ही सी का पहला हमने मिलान किया, अन्य कोई मिलान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी का सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, वो भी आपका सी, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अब इसमें जैसे अन्य स्थानों की बात करें, जैसे दैमाबाद आपका पड़ता है, दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र से, राखीगढ़ी स्थान पड़ता है हरियाणा से, जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका मांडा। तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इन प्रश्नों का रखने का तात्पर्य क्या है कि जब आप हड़प्पा के किसी स्थल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, हड़प्पा के किसी स्थल के बारे में पढ़ते हो, तो सबसे पहली बात उस स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दूसरा, वह स्थल यदि किसी नदी के किनारे है तो किस नदी के किनारे है। तीसरा, वह स्थल आज किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता जब भी आपको पढ़ना है तो ये 3 फैक्ट साथ लेके पढ़ना है। कोई भी स्थल की बात कर रहे हो, सबसे पहले वहां से साक्ष्य क्या क्या मिले, दूसरा किस नदी के किनारे है, और तीसरा कौन सा राज्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। इनमें से कौन सा एक है जो हड़प्पा का बंदरगाह है, आपको बताना है। इनमें से कौन एक है जो हड़प्पा का बंदरगाह है, चलिए बताइएगा। इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा का बंदरगाह है। आपको बता दें, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए यह प्रमुख जो है बंदरगाह हुआ करता था। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जहाज़ों की गोदी यहाँ पे थी, डॉकयार्ड यहाँ पे था। यहाँ से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, फारस की मोहर मिली है, यहाँ पे धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी मिले हैं। साथ ही साथ 3 युग्म समाधियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, बंदरगाह की जब भी बात आए सिंधु सभ्यता में, आंख मूंद कर आपको लोथल टिक करना है। और लोथल किस नदी के किनारे है तो पूछ लिया जाए, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है। फास्ट जवाब, हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है, चलिए बताइएगा। आप जानते हैं कि ये जो स्थल है, यहाँ पे कुछ विशेष साक्ष्य भी मिले थे। जैसे नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हुई सड़कें यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। नगर को तारांकित भाग में विभाजित करती हुई सड़कें यहाँ पे देखने को मिली थी आपको, ठीक है। लार्ज वर्द तथा कर्नेलियन के मनके भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। हल की आकृति के खिलौने भी यहाँ से देखने को मिले हैं आपको, हल की आकृति के खिलौने भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तांबे का वाणाग्र देखने को मिला है, कई सारी मुहरें देखने को मिली हैं, यहाँ पे कई सारे वटखरे देखने को मिले हैं। और आज का जो यह स्थान है, ये फतेहाबाद में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, फतेहाबाद। और फतेहाबाद का मतलब ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रश्न संख्या 10 में, प्रश्न संख्या 10 में बात हो रही है बनावली की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है।
इनमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? चले, पढ़ा होगा आपने सिंधु घाटी सभ्यता, तो निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बता देना है। देखो ये बहुत आसान सा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो सभी स्थलों के बारे में आपको पता है, जैसे कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोपण हो गया, पता है। इनमें से पाटिलपुत्रा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो पाटिलपुत्रा का जिक्र आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प, क्योंकि ये पाटिलपुत्रा जो है ये सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। अब भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? देखो सभी को नोट कर लेनी है इन सब चीज़ों को, ठीक है। कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है राखी गढ़ी की, ठीक है। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी, आपको बताना है। बताइएगा, सिंधु सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। सिंधु सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? आप जानते हैं सिंधु सभ्यता की जब बात करते हैं, इसका उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक, दक्षिणी विस्तार महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर और पश्चिमी विस्तार सुतकोंगेडोर तक था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में किन नदियों का जिक्र है। आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो कहीं भी आपको गंगा का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी गंगा का जिक्र नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिक्र किसका है? झेलम का, चेनाब का, सिंधु का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब का जिक्र आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन से थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं। याद रख लीजिएगा, इसमें B.A. स्मिथ का नाम आता है। बीपीएससी में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, सेम प्रश्न, ठीक है। तो B.A. स्मिथ कभी भी इससे संबंधित नहीं रहे हैं। हड़प्पन कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? चलो बताएं, हड़प्पा के जो स्थल हैं उनमें से किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, आपको बताना है। चलो बताइएगा, हड़प्पा के स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आप जानते हैं हड़प्पा की जो सभ्यता थी इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। कांस्य, याद रखिएगा इसको, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो जिन धातुओं का अभी तक प्राप्ति हुई है उनमें कांसा, तांबा और स्वर्ण और चांदी शामिल हैं। लोहे का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, इसके कोई भी साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी नहीं, ये मांडा है, ठीक है। चलो बताएं, मांडा किस राज्य में है? देखो याद रखिएगा, 2 चीज यहां पे आपको याद रखना है। एक स्थल है मांडी और एक स्थल है मांडा,
ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रश्न था वो मांडी को लेकर नहीं था, वो मांडा को लेकर था। ठीक है, कि मांडा किस राज्य से संबंधित है, बताएं। मांडा किस राज्य से संबंधित है? देखो, आपको बता दें, ये जो स्थल है विशेष रूप से ये आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर दिया नहीं हुआ है, इसलिए ई विकल्प सही उत्तर होगा। मांडी नामक एक स्थल था जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंधित था। ये वर्ष 2001-2 के दौरान ये चर्चा में आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले थे आभूषणों के, और उसको जो है सैंधो सभ्यता से जोड़ा गया था, तो इसलिए ये स्थान भी चर्चा में था। तो याद रखना है, यदि आपसे मांडी पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश टिक करोगे, यदि आपसे मांडा पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर टिक करोगे। अब आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे मांडा पूछा गया है तो जम्मू कश्मीर, मांडी पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश आप टिक करोगे। चलो इसको बताओ, वस्त्रों के लिए कपास की खेती को आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का शुभारंभ सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, यह आपको बताना है। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत या मध्य अमेरिका में। चले, कपास की खेती से वस्त्र बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको बताना है। चले बताइएगा। देखो, कपास की खेती की बात यहां पे हो रही है, तो याद रखिएगा कपास की खेती की जब बात आती है तो यह भारत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, त्रयी किसका नाम है? चलिए बताइएगा, त्रयी किसका नाम है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है लेकिन कई बार पूछा गया है। त्रयी किसका नाम है, बताएं। त्रयी किसका नाम है? देखो, जो तीन हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी बोला जाता है, और कई स्थानों पर इनको त्रयी भी बोला जाता है। तो इनका संबंध है तीन वेदों से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तीन वेदों से संबंधित है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन वेदों की बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल की जब बात आप करते हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वैदिक काल की, तो वैदिक काल को समय के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपको देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल। पहला आपका है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, दूसरा आपका देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल, ये आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वैदिक काल के समय काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय काल है। तो यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ वैदिक मतलब क्या है? वेद शब्द से निर्मित है, और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक शब्द निकला कहां से है? वैदिक शब्द निकला है वेद शब्द से, जिसमें वेद का अर्थ आपका होता है ज्ञान। ठीक है, और वैदिक सभ्यता की बात करें या आर्य सभ्यता की बात करें तो भारत में सैंधो सभ्यता के पश्चात, याद रखिएगा, भारत में सैंधो सभ्यता के पश्चात जो विकसित नवीन सभ्यता थी उसको आप वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हो। सैंधो सभ्यता के पश्चात जो नवीन सभ्यता विकसित हुई उसको आप वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? चलिए बताइएगा, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? बताएं।
फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो बोला जा रहा है वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द से दो मीनिंग निकलते थे, दो अर्थ निकलते थे। पहला एक वर्ण होता था जिसको रंग के अर्थ में बोला जाता था, और दूसरी बार जब इसका प्रयोग कहीं कहीं होता था तो वो व्यवसाय के संदर्भ में होता था। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो रंग और व्यवसाय दोनों के संदर्भ में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आर्यों को गौर वर्ण कहा गया है और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ठीक है, आर्यों को गौर वर्ण कहा गया है और दासों को जो है ये कृष्ण वर्ण कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण ये दो चर्चा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम आपको शूद्र शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, तो शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है, बताएं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने आपको बोला कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको देखने को मिलता है कि पुरुष सूक्त, और उसी पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है वो शूद्र शब्द का वर्णन किया गया है। तो यदि आपने पूर्व की लाइन को ध्यान से सुना होगा तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट बोला ऋग्वेद के। ठीक है, मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है जिससे संबंधित पुरुष सूक्त है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऋग्वेद का अंश है, ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। यहां पे दो सूचियां हैं, इनको मिलान करना है। फास्ट करिएगा क्योंकि इसमें जितने प्रश्न हैं आज हमें समाप्त करने हैं। यहां पे देख रहे होंगे आप, एक तरफ वेद दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। देखो ऋग्वेद में, इनमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जो संगीत में स्रोत आपको देखने को मिलते हैं, इन संगीत में स्रोतों की जो चर्चा है वो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है। इनमें कुल यदि हम बात करें तो 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1028 सूक्त आपको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि 10,000 से ज्यादा ऋचाएं और मंत्र इसमें आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में यदि हम बात करें तो स्रोत तथा कर्म कांडों का जिक्र जो है ये यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, तीसरा आपका है सामवेद। सामवेद नाम से ही स्पष्ट है, यदि आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, संगीतमय स्रोत हैं जिनको उद्गाता पुरोहित द्वारा गाया जाता है, मतलब सामवेद का संबंध है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का संबंध है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको अनिवार्य रूप से देखने को मिलते हैं। चलिए अगला, यहां पर भी वेदों का जिक्र किया गया है और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है, वेदों को संबंधित ब्राह्मण से मिलान करना है। चलिए मिलान करिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब यहां पे ब्राह्मण हैं गोपथ, सतपथ, ऐत्रेय या पंचविश, इसको आपको मिलान करना है। चलिए बताइएगा। देखो ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा नहीं पता होगा तो। सामवेद का संबंध है पंचविश ब्राह्मण से। अथर्ववेद की यदि हम बात करते हैं तो अथर्ववेद का संबंध है गोपथ ब्राह्मण से। ठीक है, और
यजुर्वेद का संबंध है शतपथ ब्राह्मण से। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर निकाल लीजिए। मतलब ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय से, सामवेद का संबंध पंचविश से, अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो अथर्ववेद का संबंध गोपथ से, और यजुर्वेद का संबंध जो है वो आपको देखने को मिलता है शतपथ से। चलिए अगला, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है आपको बताना है। 4 नाम यहां पे दिए हुए हैं, आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? चलिए बताएं, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? देखो बार बार ऋग्वेद की बात आ रही है, तो आपको बता दें कि ऋग्वेद के संदर्भ में जब बात करते हैं तो 2 नदियों का आपको जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, पहला सरस्वती नदी का जिक्र देखने को मिलता है और दूसरा सिंधु नदी का जिक्र देखने को मिलता है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरस्वती और सिंध 2 नदियों का जिक्र आपको देखने को मिलता है। सरस्वती में यदि हम बात करें तो सबसे पवित्र नदी जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। इसके 3 अन्य नाम जैसे नदी तमा, माते तमा, ठीक है, तो इसके कई सारे अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। नदी तमा हो गया, माते तमा हो गया, देवी तमा हो गया, ये इसके नाम हैं और सबसे पवित्र नदी के रूप में इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख किया गया है वो नदी है सिंधु। सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी आपकी जो है ऋग्वेद में वो है सिंधु नदी। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका अन्य नाम था हिरण्यनी। ठीक है, क्यों इसको ये नाम दिया गया था? ये नाम इसको क्यों दिया गया था? ये नाम इसके आर्थिक महत्व के कारण दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी आपको पता होना चाहिए, परावत एक स्थान था। परावत, ये जो परावत स्थान था ये अरब सागर से संबंधित था और इसी परावत नामक स्थान पर जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल विशेष रूप से सोम और इस नाम पर जो देवता हैं उनको समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइएगा, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं आपको बताना है। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताएं। फास्ट जवाब दीजिए। चले, देखो यहां पे एक स्थान है जिसको बोलते हैं अतरंजी खेड़ा, याद कर लीजिएगा। अतरंजी खेड़ा नामक वो स्थान है जहां से लौह धातु के प्रगलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसको बताइए। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं किसकी? बताएं, उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। देखो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? चलिए बताइएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? अभी आपको बताया गया कि उपनिषद विशेष रूप से दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं तो इनका जो विषय भी होगा वो क्या होगा? दर्शन ही होगा। तो बी विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताएं, थोड़ा फास्ट करना है। किस
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है? बताएं, मोक्ष की चर्चा किस में देखने को मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है? याद रखिएगा, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में देखने को मिलती है। इसको बताइए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था? बताएं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द कब प्रयोग किया जाता था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? निष्क किस अंग का आभूषण होता था? याद रखिएगा, ये गले का एक आभूषण होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखना है प्रश्नों को। प्राचीनतम भारत में निसाका जाने जाते थे? बताइएगा, प्राचीनतम भारत में निसाका जाने जाते थे। निसाका से किसे जाना जाता था? आपको पता होगा, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का जिक्र देखने को मिलता है। जो बौद्ध जातक हैं उनमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का जिक्र देखने को मिलता है, और उन स्वर्ण सिक्कों में यदि हम बात करें तो एक प्रकार निसाका भी आपको देखने को मिलता है। और ये जो निसाका होता था ये प्रथम क्रम में था। ठीक है, दूसरे क्रम में बात करें तो सुवर्ण था, और तीसरे क्रम में यदि हम बात करें तो मसाका था। तो निसाका, सुवर्ण और मसाका जो है ये बौद्ध, आप कह सकते हो कि बौद्ध जातक में इनका क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? बताइएगा, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए बताइएगा। देखिए, एशिया माइनर स्थित जो बोगज कोई है वहां से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। और इससे जानकारी मिलती है कि जो वैदिक आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए। तो इसमें यदि हम बात करें बोगज कोई की तो इसका बी विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बताएं, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है, आपको बताना है। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो, आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? बताइएगा, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, आपको बताना है। देखो, पुरुष मेध क्या था? एक प्रमुख यज्ञ हुआ करता था। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ हुआ करता था, और उस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा जो है वो आपको देखने को मिलती है कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा विकल्प सही हो रहे हैं इसलिए आप ई विकल्प का जिक्र करोगे, ई विकल्प को आप टिक करोगे। इसको बताइएगा, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव किससे से संबंधित ऋषि कौन थे? राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, आपको बताना है। विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? याद रखिएगा, डी विकल्प, ऋषि गौतम राहुगण। इसको बताओ। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, आपको बताना है। चलो जवाब दीजिएगा, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? चलो बताइएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा या परशुनवी? देखो, ये जो 10 राजाओं का युद्ध था ये परशुनवी नदी के तट पर लड़ा गया था।
परशुनवी नदी का अन्य नाम क्या है, ये आज आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस अन्य नाम से इसको जाना जाता है परशुनवी नदी को, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। इसको आपको करना है अनिवार्य रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा या नदी तमा उपनाम से जाना जाता है, बताइएगा। किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा, माते तमा, देवी तमा से संबोधित किया जाता है, बताइएगा। कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेद में नदी तमा, माते तमा, देवी तमा नाम से संबोधित किया जाता है। आपको मैंने बताया था, यदि आपको याद हो, कि ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी के रूप में इसका वर्णन किया गया है, और ये जो नदी है ये है सरस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती नदी को इन 3 नामों से जाना जाता है, पूर्व में मैंने आपको बताया था। इसको बताइए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित कौन कौन से थे आपको बताना है। आपको बता दें, यदु, दुहस्य, पुरु, अनु और तुवर्स जो हैं ये इनके पंचजन में शामिल थे। किकट इसमें जो शब्द दिया गया है ये जनजाति इनके पंचजन में शामिल नहीं थी। इसको बताइएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आप जानते हैं आर्य सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता होने के नाते पशुपालन और कृषि जो है ये इनकी संस्कृति रही है। तो विशेष रूप से पशुपालन और कृषि इसमें शामिल था। इसमें यदि हम बात करें तो पशुपालन दिया नहीं गया है, कृषि दिया है, इसलिए आप ए विकल्प को टिक करोगे। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, बताएं। ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताएं। यो का मतलब क्या होता था? यो का मतलब होता था जौ। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, बताएं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आप सब जानते हैं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन किसका है? तमसो मा ज्योतिर्गमय जो कथन है ये मूलतः किससे संबंधित है आपको बताना है। आप जानते हैं यह कथन जो है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है उससे लिया गया है। तो यह इसमें क्या याद रखना है, जो ये विशेष रूप से जो ये कथन है ये एक उपनिषद से लिया गया है, सिर्फ इतना याद रखो। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आज का लास्ट प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, बताएं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देखो यहाँ पे ऋग्वेद की मूल लिपि की बात हो रही है, याद रखना है ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ये प्रश्नों की जो पीडीएफ है आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेगी। ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहना है। दूसरी बात, कल का जो टॉपिक है वो आपको तैयार करना है। देखो आपने देखा था कि 2 दिन इतिहास, 2 दिन सामान्य विज्ञान और 2 दिन बिहार राज्य विशेष से जुड़ी हुई चर्चा आपके साथ होगी। तो आज पहला दिन था, आज पहले दिन हमने देख लिया एक टॉपिक, और कल से जो है इसी के संदर्भ में अभी प्राचीन भारत के इतिहास में हम आगे बढ़ेंगे, उसकी चर्चा देखेंगे और फिर इसी तरह से हम क्रमवार चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।